अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी पत्थर की दुल्हन, पहला हिस्सा। पुरस्कार यमराज मारिया को लेकर 2500 साल पीछे के ज़माने में चला गया। मारिया पर उसके तिलिस्म का असर था। वो अपने आप यमराज का हाथ थामे उसके साथ चली जा रही थी। यमराज के साथ पुराने ज़माने में आते ही मारिया जाहिर हो गई थी। यमराज मारिया को अपने साथ लेकर एक दरिया किनारे एक बाग में आ गया। इस बाग में एक शीश महल बना हुआ था। शीश महल में काली काली हबशी लड़कियां हाथों में सोने के जेवरात और दुल्हन के शाही जोड़े के थाल लिए खड़ी थीं। यमराज ने मारिया को इन हबशी लड़कियों के हवाले करते हुए कहा, मेरी नई दुल्हन आ गई है, इसको दुल्हन के कपड़े पहनाओ, जेवरों से सजाओ, मैं इससे शादी करूंगा। मारिया को कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका जहन जैसे बंद हो गया था। उसे कुछ याद ना था, कुछ याद ना आ रहा था। हबशी लड़कियां मारिया को शीश महल के एक कमरे में ले गईं। वहां उन्होंने मारिया को दुल्हनों वाला नया खूबसूरत जोड़ा पहनाया, उसको जेवरों से सजाया और फिर दुल्हनों के शाही तख्त पर बिठा दिया और किसी अजीबोगरीब जुबान में गीत गाने लगीं। जब गीत गा चुकी तो एक दरवाजे से यमराज दाखिल हुआ। उसके हाथ में तलवार थी। वो मुस्कुरा रहा था। मारिया ने उसे देखा तो उसकी तरफ देखती ही रह गई। यमराज ने करीब आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मारिया तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मारिया का हाथ अपने आप उठकर यमराज की तरफ बढ़ गया। उसने यमराज का हाथ पकड़ लिया। यमराज उसे लेकर शीश महल के बाहर आ गया। बाग में एक काला घोड़ा मौजूद था। यमराज ने मारिया को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और उसे दौड़ाता हुआ बाग से निकलकर जंगल में आ गया। आसमान पर जर्द चांद निकला हुआ था। चारों तरफ जंगल पर मौत की खामोशी थी। काला घोड़ा जंगल में दौड़ता चला जा रहा था। आगे एक दरिया आ गया। काले घोड़े ने एक ही छलांग में दरिया पार कर लिया। दूसरे किनारे पर एक जगह फूलों की खूबसूरत झाड़ियों के दरमियान जमीन पर नरम घास उगी हुई थी। यमराज ने मारिया को घोड़े से नीचे उतार दिया। मारिया फूलों भरी झाड़ियों के पास दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। यमराज पीछे हट गया और बोला, मारिया मेरी दुल्हन, अब तुम आराम करो, तुम्हारे आराम करने का वक्त आ गया है। मारिया ने कोई जवाब ना दिया और आहिस्ता से घास पर बैठी और फिर अपने बाजू पर अपना सर रखकर लेट गई। जो ही वो घास पर लेटी उसके जिस्म ने पत्थर का बनना शुरू कर दिया। पहले उसकी टांगें पत्थर की हुई, फिर निचला सारा धड़ पत्थर का हो गया, फिर बाजू पत्थर के हो गए और फिर सर भी पत्थर बन गया। 3-4 सेकंड के अंदर अंदर मारिया पत्थर की दुल्हन बनी जमीन पर लेटी हुई थी। पुरस्कार यमराज ने अपना तलवार वाला हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके एक डरावना कहकहा लगाया और चिल्लाकर कहा, मैंने एक और दुल्हन से शादी कर ली। ये कहकर वो काले घोड़े पर बैठा, घोड़े को जोर से एड़ लगाई और घोड़े को दौड़ाता जंगल की तारीकी में गायब हो गया। जब आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया और मारिया वापस ना आई तो अंबर को परेशानी सी लगी कि मारिया ने इतनी देर क्यों कर दी। यूं ही उसने गहरा सांस लेकर फिजा को सूंघा तो उसके हाथ से अखबार नीचे गिर पड़ा, क्योंकि फिजा में मारिया की खुशबू गायब हो चुकी थी। वो जल्दी से उठकर वेटिंग रूम से बाहर आ गया। उसने एक बार फिर फिजा को सूंघा। मारिया की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही थी। अंबर घबराया कि खुदा खैर करे, मारिया के साथ जरूर कोई हादसा पेश आ गया है। वो स्टेशन से बाहर खेतों में आया और इधर उधर फिजा को सूंघने लगा। मारिया कहीं नहीं थी। रात तारीक और सुनसान थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। अंबर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मारिया कहाँ चली गई। वो तो थोड़ी देर में वापस आने का कहकर गई थी। अंबर सीधा टेक्सला शहर के अजायब घर में आ गया। अजायब घर का गेट बंद हो चुका था और चौकीदार एक तरफ स्टूल पर बैठा सर झुकाए ऊँग रहा था। यूं ही अंबर के दिल में शक सा था कि शायद मारिया के साथ अजायब घर के अंदर कोई हादसा पेश आया है। अंबर आहिस्ता से गेट खोलकर अजायब घर के बरामदे में आ गया। यहाँ भी अजायब घर का दरवाज़ा बंद था, मगर अंबर की ताकत के सामने ये दरवाज़ा कुछ भी नहीं था। उसने उसे ज़रा सा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अजायब घर के कमरों में धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। इस धीमी रोशनी में शीशे की अलमारियों में पुराने नवादरात और बर्तन वैसे ही पड़े थे। टूटे फूटे पुराने पत्थर के बुत भी चुप थे। अंबर दूसरे कमरे में आया। यहाँ कोने में उस यमराज का काला मुजस्मा था जिसने मारिया को अगवा किया था। अंबर ने यमराज के बुत के सामने आकर उसे गौर से देखा। यमराज के हाथ में तलवार थी और माथे पर जख्म के टांकों का निशान उसी तरह था। यमराज का चेहरा पत्थर का था, उस पर कोई तासुरात नहीं थे। अंबर वहां से भी बाहर निकलकर पिछले सहन में आ गया। ये वो जगह थी जहां कोने में एक दुल्हन लड़की का पत्थर का बुत जमीन पर लेटा हुआ था। अंबर ने उस लड़की के बुत को झुककर गौर से देखा। बुत का चेहरा, उसके कपड़े और जेवर सब पत्थर बन चुके थे। अंबर ने 2-3 बार फिजा के लंबे लंबे सांस लेकर सूंघा। यहाँ भी मारिया की खुशबू कहीं नहीं थी। अंबर मायूस होकर अजायब घर से वापस आ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मारिया आखिर अचानक कहाँ गायब हो गई। रात अंबर ने किसी न किसी तरह रेलवे स्टेशन पर ही गुजारी।
सुबह पहली गाड़ी में सवार होकर वो लाहौर की तरफ रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि नाग लाहौर के हिल्टन होटल वाले कमरे में ही होगा, क्योंकि वो उसे वहीं छोड़ गए थे, मगर नाग होटल के कमरे में नहीं था। अंबर ने घबराकर फिजा को सूंघा। उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि फिजा में नाग की खुशबू भी नहीं थी। अब तो अंबर बहुत परेशान हुआ कि मारिया गुम हुई थी तो नाग भी गायब हो गया था। अंबर ने होटल वालों से पूछा कि उसका साथी नाग कहाँ गया है। सबने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं। जिस बैरे ने कालू सुपेरे के साथ मिलकर नाग को बेहोशी की दवाई पिलाई थी, अंबर ने उससे पूछा तो वो भी बोला, सर कल शाम तक तो साहिब कमरे में ही थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए हैं। अंबर मायूस होकर होटल के कमरे में बैठ गया और अब थ्योसोंग और जूली सोंग का कराची से वापस आने का इंतजार करने लगा। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन थ्योसोंग और जूली सोंग कराची से वापस आ गए। अंबर ने जब उन्हें नाग और मारिया की गुमशुदगी के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गए। जूली सोंग कहने लगी, नाग और मारिया की खुशबू भी तो नहीं आ रही, इसका मतलब यही निकलता है कि वो इस लाहौर शहर में नहीं है। थ्योसोंग ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन पर तिलिस्म का असर हो गया हो, जिसकी वजह से उनके जिस्मों से खास खुशबू ना आ रही हो। अंबर बोला, वो तो ठीक है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि नाग और मारिया गए कहाँ। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों को एक साथ अगवा कर लिया गया है और वह जरूर किसी मुश्किल में फंस चुके हैं। जूली सोंग ने कहा, अंबर भाई, नाग और मारिया को एक साथ अपने काबू में करना इतना आसान नहीं है, उनके पास बेपनाह ताकतें हैं। थ्योसोंग बोला, मगर उन पर किसी जबरदस्त जादूगर के तिलिस्म का भी तो असर हो सकता है। अंबर कहने लगा, लेकिन थ्योसोंग, ये साइंस का जमाना है, सन 1989 का जमाना है, आजकल जादू को कोई नहीं पूछता, जादूगर नहीं होते। जूली सोंग ने कहा, अंबर भाई, जादूगर आज के साइंसी जमाने में भी होते हैं। हमने खुद कराची शहर में एक जगह बोर्ड लगा हुआ देखा था जिस पर लिखा था शाही जादूगर, जो पूछोगे बताऊंगा। अंबर खामोश हो गया। थ्योसोंग बोला, अंबर, नाग मारिया का मुसन्निफ तो हमें कुछ नहीं बताता, तो फिर चलो कराची चलकर उस शाही जादूगर से क्यों ना पूछें कि केटी और नाग मारिया कहाँ हैं, हो सकता है वो हमें कुछ बता दे। अंबर ने कहा, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो थ्योसोंग, वो हमें भला क्या बताएगा। जूली सोंग कहने लगी, पूछ लेने में क्या हर्ज है, फिर यहाँ भी तो हम बेकार बैठे हैं, यहाँ तो न मारिया की खुशबू है, न नाग की, और न केटी की खुशबू है। इससे बेहतर है कि कराची चलकर उस शाही जादूगर से मशवरा किया जाए, हो सकता है वहीं से अपने दोस्तों का कोई सुराग मिल जाए। अंबर नहीं जाना चाहता था, मगर थ्योसोंग और जूली सोंग ने उसे मजबूर कर दिया और वह उसी रात ट्रेन में बैठकर कराची रवाना हो गए। कराची पहुंचने के बाद वो सीधे शाही जादूगर के ऑफिस में आ गई। शाही जादूगर सूट बूट पहने अपने दफ्तर में बैठा टेलीफोन कर रहा था। अंबर, थ्योसोंग और जूली सोंग कुर्सियों पर बैठ गए। टेलीफोन बंद करने के बाद शाही जादूगर ने पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, बात यह है कि हमारे 3 साथी पाकिस्तान में आकर गुम हो गए हैं, हम उनका पता चलाना चाहते हैं, क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं। शाही जादूगर ने कहा, मेरी फीस 200 रुपये है, पहले फीस अदा करें फिर कोई बात होगी। थ्योसोंग ने 200 रुपये जेब से निकालकर जादूगर को दे दिए। जादूगर ने स्लेट पर उल्टी सीधी लकीरें खींची, उन्हें गौर से देखता रहा। फिर अंबर थ्योसोंग और जूली सोंग की तरफ देखकर बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके साथी पाकिस्तान में नहीं हैं। जूली सोंग ने पूछा, तो फिर वो कहाँ हैं। शाही जादूगर ने एक बार फिर स्लेट पर नजर डाली और बोला, मेरा हिसाब मुझे बताता है कि आपके दोस्त इस वक्त यूरोप के मुल्क फ्रांस के शहर पेरिस में हैं और एक होटल में बैठे हैं। अंबर ने मायूसी से सर को हिला दिया और थ्योसोंग से कहा, चलो भाई, यहाँ से हमें कुछ मालूम नहीं होगा। शाही जादूगर बोला, क्यों भाई, आप क्यों नाउमीद हो गए, मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हुआ। बड़े बड़े सरकारी अफसर मेरे दफ्तर में आकर मुझसे हिसाब लगवाते हैं। अंबर ने कहा, तो फिर ये बताओ कि हमारे दोस्तों में कोई औरत भी है कि नहीं। शाही जादूगर ने जायचे की तरफ देखा और कहा, जायचा बता रहा है कि आपके दोस्तों में से 2 औरतें हैं और 1 मर्द है। अब तो अंबर भी चौंका, क्योंकि जादूगर ने यह बात बिल्कुल दुरुस्त बताई थी। नाग के साथ मारिया और केटी भी गायब थीं और ये दोनों औरतें थीं। थ्योसोंग और जूली सोंग भी शाही जादूगर की इस बात से काफी मुतासिर हुए थे। जूली सोंग ने पूछा, क्या हमें हमारे साथी पेरिस में मिल जाएंगे। शाही जादूगर कहने लगा, मैं इसकी जमानत नहीं दे सकता, मेरा हिसाब मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि आपके साथी, आपके गुमशुदा दोस्त इस वक्त पेरिस में हैं और वो एक ऐसे होटल में रह रहे हैं जिसकी खिड़कियों में से पेरिस का मशहूर मीनार एफल टावर नजर आता है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अंबर, थ्योसोंग और जूली सोंग ने एक दूसरे को देखा और फिर वहां से उठकर बाहर आ गए। जूली सोंग कहने लगी, मेरा ख्याल है हमें पेरिस की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, इस जादूगर का हिसाब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अंबर बोला, मगर सवाल यह है कि नागमारी और केटी एकदम से पेरिस कैसे पहुंच गई, और अगर वो वहां पर हैं तो क्या उन्हें मालूम नहीं कि हम लाहौर में हैं, उन्हें हमारे पास लाहौर आ जाना चाहिए था। थ्योसोंग कहने लगा, हो सकता है उन पर कोई ऐसा तिलिस्म कर दिया गया हो कि वो अपनी याददाश्त खो चुके हों,
मैं तो जूली सॉन्ग की इस राय के हक में हूं कि हमें पेरिस चलना चाहिए। मुमकिन है इस शाही जादूगर का हिसाब ठीक निकल आए और नागमारी और केटी से वहां मुलाकात हो जाए। अंबर बोला, हम वहां किस तरह जाएंगे? ये पुराने जमाने नहीं है। आजकल एक मुल्क छोड़ने और दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट, वीजे की जरूरत होती है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जूली सॉन्ग ने कहा, हम पैदल पहाड़ियों और मैदानों जंगलों से गुजरकर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके फ्रांस की तरफ निकल जाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अंबर सर पर हाथ फेर के बोला, ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूंगा। दूसरे दिन अंबर, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग बलोचिस्तान की तरफ रवाना हो गए। उनके थक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब में अपनी अपनी अलग ताकत मौजूद थी। बलोचिस्तान के खुश्क सख्त गर्म पहाड़ी मैदानों से गुजरते हुए थ्यूसोंग, जूली सॉन्ग और अंबर ईरान के बंजर मैदानों में दाखिल हो गए। यहाँ से आगे फ्रांस उनकी मंजिल थी। ईरान इराक की जंग बंद हो चुकी थी और हर तरफ अमनो अमान था। थ्यूसोंग, अंबर और जूली सॉन्ग ईरान के शहर इस्फहान के एक होटल में ठहर गए। 2 दिन वहां क्याम किया और फिर फ्रांस के मुल्क की तरफ चल पड़े। नाग लाहौर शहर के बाहर एक वीरान जगह पर बेआबाद ईंटों के भट्टे के तय खाने में दफन था। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी, सांस भी बंद थी और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था, मगर नाग अभी तक जिंदा था। नाग की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक उसकी लाश गल सड़ गई होती, मगर नाग का जिस्म कब्र के अंदर भी वैसे का वैसा ही था। सिर्फ वो कुछ महसूस नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था और देख भी नहीं सकता था। उसकी आंखें बंद थीं। नाग को कब्र के अंदर 6-7 रोज गुजर गए। एक रात ऐसा हुआ कि काला बिच्छू कहीं से घूमता घामता कब्र के अंदर चला गया। उसने कब्र के अंदर एक लाश को पड़े देखा तो अपनी आदत के मुताबिक नाग के पांव पर डस दिया। बिच्छू का डसना नाग के लिए बड़ा मुफीद साबित हो गया। बिच्छू के डंक के जहर ने उस दवाई के असर का 1 सेकंड में खात्मा कर दिया जो नाग को पिलाई गई थी। उसने आंखें खोल दी और अपने आप को एक अंधेरी कब्र में पाया। नाग सोचने लगा कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है। दूसरे लम्हे उसे सब कुछ याद आ गया कि एक शख्स पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में उसके पास आया था। होटल हिल्टन का बैरा उसे उस इंस्पेक्टर के पास ले गया और फिर उसने कोका कोला पिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। नाग को थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग और अंबर मारिया का ख्याल आ गया, जो जरूर उसकी गुमशुदगी से परेशान होंगे। नाग ने सांस अंदर को खींचा और दूसरे लम्हे सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और कब्र के गड्ढे से बाहर निकल आया। उसने देखा कि वो एक तय खाने में है। तय खाने से बाहर निकला तो देखा कि ये ईंटों का काफी पुराना भट्टा है। इसका मतलब है कि उस पुलिस की वर्दी वाले ने होटल के बैरे के साथ मिलकर उसे कोई जहरीली चीज पिला दी थी और जब उनके ख्याल में नाग मर गया तो वो उसे भट्टे के तहखाने में दबाकर चले गए। नाग सोचने लगा कि उन लोगों ने उसे हलाक क्यों किया, आखिर वो उसे क्या चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हों। नाग इस मुअम्मे को होटल में जाकर ही हल करने की कोशिश कर सकता था। दिन ढल रहा था। सूरज का रंग लाहौर शहर की इमारतों पर सुनहरी होना शुरू हो गया था। नाग ने भट्टे से बाहर आते ही फुंकार मारकर दोबारा इंसानी शक्ल इख्तियार की और वहां से चलता हुआ बड़ी सड़क पर आ गया। यहां से एक खाली रिक्शा लिया और सीधा हिल्टन होटल आ गया। अपने कमरे में गया तो वहां ताला लगा था। नीचे काउंटर पर आकर नाग ने अपने साथियों यानी थ्यूसोंग, जूली सॉन्ग और अंबर के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो खुद उसके गुम हो जाने से परेशान थे और कराची चले गई हैं। नाग सोच में पड़ गया। इतने में नाग को वही मक्कार बैरा नजर आ गया जिसने कालू सुपेरे से रिश्वत लेकर नाग को फंसा दिया था। ये मक्कार बैरा हाथ में ट्रे लिए, ट्रे में चाय का सामान रखे ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा था। नाग भी खामोशी से उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। बैरे ने अभी तक नाग को नहीं देखा था। ऊपर वाली मंजिल में आकर मक्कार बैरा एक कमरे में घुस गया। नाग ने सोचा कि इस बैरे से बहुत कुछ पता चल सकता है कि वो पुलिस की वर्दी वाला कौन था और उसने नाग को किस लिए हलाक करने की कोशिश की थी। नाग ने मक्कार बैरे का नंबर पढ़ लिया था। उसका नंबर 111 था। नाग सीधा नीचे आया। उसने फौरन एक कमरा किराए पर लिया, उसकी चाबी ली और खाली कमरे में आकर टेलीफोन पर काउंटर बॉय को कहा, मैं 20 नंबर कमरे से बोल रहा हूँ, जरा बैरा नंबर 111 को मेरे कमरे में भेज दें। काउंटर बॉय ने कहा, ओके सर, अभी भेजता हूँ। नाग ने दरवाजे की कुंडी खोल दी, खुद जल्दी से सांप का रूप बदला और पलंग के नीचे कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा किसी ने खटखटाया। नाग समझ गया कि ये वही मक्कार बैरा है। नाग ने पलंग के नीचे बैठे बैठे एक पल के लिए इंसान की शक्ल बदली और आवाज दी, अंदर आ जाओ, और इसके साथ ही नाग दोबारा सांप बन गया। बैरा बड़ा खुश अंदर आया। उसने जब देखा कि कमरा खाली है तो बोला, साहेब आप कहाँ हैं? नाग ने कोई जवाब ना दिया। बैरे ने बाथरूम को देखा, बाथरूम भी खाली था। अब बैरा परेशान हुआ कि कमरे में कोई आदमी नहीं है, तो फिर अभी अभी उसे किसने कहा था कि अंदर आ जाओ। बैरा कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि नाग एक जबरदस्त फुंकार मारकर पलंग के नीचे से निकल आया
और उछलकर बैरे की गर्दन को पकड़ लिया और अपना फन उसकी आंखों के सामने कर दिया। बैरे की तो जान ही निकल गई। वो थर थर कांपने लगा। सारा जिस्म खौफ के मारे ठंडा पड़ गया। ठंडे पसीने आ गए। दहशत के मारे दांत बजने लगे। नाग फौरन सांस खींचकर दोबारा इंसान की शक्ल में वापस आ गया और बैरे को घसीटकर आगे ले आया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने मुझे जरूर पहचान लिया होगा, क्योंकि तुम ही मुझे पुलिस इंस्पेक्टर के पास ले गए थे और तुम ही वो कोका कोला लाए थे जिसके एक गिलास में जहर था। बैरे ने नाग को पहचान लिया था, मगर उस पर जो खौफ और दहशत छाई हुई थी वो इस वजह से थी कि ये कौन शख्स है जो इंसान से सांप और सांप से इंसान बन गया है। नाग ने उसकी गर्दन को झटका देकर कहा, बताओ वो पुलिस इंस्पेक्टर कौन था और उसने मुझे किस लिए जहर देकर हलाक किया था। बैरे ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर आपको हलाक नहीं किया गया था, आपको तो कालू सुपेरे ने बेहोशी की दवाई पिलाई थी। नाग समझ गया कि बेहोशी की दवाई ज्यादा पिला दी गई होगी, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसने पूछा, ये कालू सुपेरा कौन है जो पुलिस की वर्दी पहन के आया था? वो मुझे क्यों बेहोश करना चाहता था? बैरे ने हाथ जोड़कर कहा, सर मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे कुछ मालूम नहीं। उन्होंने मुझे 200 रुपए देकर कहा था कि मैं आपको होटल के नीचे वाले कमरे में ले आऊं और बेहोशी का कोका कोला पिलाने में उनकी मदद करूं। बस मैंने सिर्फ इतना ही गुनाह किया है साहिब, मुझे माफ कर दो। नाग ने अंदाजा लगा लिया कि बैरे ने सिर्फ लालच में आकर ऐसा किया है और उसे खुद मालूम नहीं कि कालू सुपेरा क्या चाहता था और उसका मतलब क्या था। नाग ने पूछा, कालू सुपेरे के साथ और कौन कौन है? बैरे ने कहा, सर उसके साथ उसका एक शागिर्द गामी सुपेरा भी है। ये कच्ची आबादी के एक मकान में रहते हैं। मुझे माफ कर दो साहिब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नाग ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकता हूं कि तुम मुझे कालू सुपेरे के मकान पर ले चलो। उसके बाद मैं वादा करता हूं कि तुम्हें छोड़ दूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। बैरा बोला, सर मैं अभी आपको सुपेरे के मकान पर लिए चलता हूं, मगर सर मैं पीछे रहूंगा और कालू सुपेरे को मेरे बारे में कुछ न बताइएगा, नहीं तो वो मुझे अपने जहरीले सांप से डसवा देगा। नाग ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। चलो कालू सुपेरे के मकान पर। नाग ने बैरे को साथ लिया और होटल से बाहर आ गया। उसने बैरे को खबरदार करते हुए कह दिया कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं सांप बनकर जहां कहीं तुम होगे तुम्हें डस के मार डालूंगा। बैरा बोला, मैं नहीं भागूंगा सर, नहीं भागूंगा। और मक्कार लालची बैरा नाग को लेकर कालू सुपेरे के मकान की तरफ चल पड़ा। नाग ने लालची बैरे को बाजू से पकड़ रखा था। बाहर एक खाली रिक्शे में बिठाकर नाग ने बैरे से कहा, इसे बताओ कहाँ जाना है? बैरे ने रिक्शा ड्राइवर से कहा, कच्ची आबादी चलो भाई। और रिक्शा कच्ची आबादी की तरफ रवाना हो गया। लाहौर शहर की सड़कों पर उस वक्त शाम होने वाली थी। काफी ट्रैफिक और रश था। रेलवे लाइन पार करने के बाद बैरे ने रिक्शे को एक तरफ रुकवा दिया। सामने कच्ची आबादी थी। बैरे ने कोठरी की तरफ इशारा करके कहा, इस कोठरी में कालू सुपेरा रहता है सर। नाग ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ, मैं वहीं वापस आ रहा हूं। खबरदार किसी से कोई बात ना करना, नहीं तो तुम जानते हो मेरी ताकत को। बैरा हाथ बांधकर बोला, किसी से कुछ नहीं कहूंगा सर। बैरा रिक्शे में बैठकर वापस चला गया। नाग ने एक तरफ खड़े होकर कच्ची कोठरी को देखा। कोठरी के बाहर पानी के 2 मटके पड़े थे। एक चारपाई बिछी हुई थी। कालू सुपेरा वहां नहीं था, वो कोठरी के अंदर था। नाग उसकी शक्ल से वाकिफ था क्योंकि वही पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर उसके पास आया था। नाग ने अपने दाएं बाएं देखा, वहां कोई नहीं था। दूर एक कच्चे मकान के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। नाग ने मुंह ऊपर करके सांस को अंदर खींचा और दूसरे लम्हे उसने काली सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और जमीन पर रेंगता हुआ कालू सुपेरे की कोठरी की तरफ चला। कालू सुपेरा कोठरी से बाहर निकला। उसके हाथ में एक पटारी थी जिसमें एक सबज सांप बंद था। सबज सांप को नाग देवता की खुशबू आई तो पटारी से बाहर निकलने को बेताब हो गया। नाग ने वहीं से सांप की जुबान में सबज सांप से कहा, खबरदार मेरे लिए बाहर निकलकर मुझे सलाम न करना, मैं एक खुफिया काम करने यहाँ आया हूँ। सबज सांप ने पटारी के अंदर से जवाब दिया, जो हुक्म अजीम नाग देवता। सबज सांप की तरफ से मुतमईन होकर नाग रेंगता हुआ जब चारपाई के पास आया तो कालू सुपेरे की निगाह उस पर पड़ी। उसने पटारी वहीं जमीन पर रखी और बीन निकालकर बजाने लगा ताकि नाग को पकड़ सके। वो उसे भी एक आम सांप समझ रहा था। उसे क्या मालूम था कि ये नाग देवता है। नाग ने अपना फन ऊपर उठा लिया और झूमने लगा। कालू सुपेरा बड़ा खुश हुआ कि काला किस्म का फनियर सांप हाथ लगा है। वह जोर जोर से बीन बजाने लगा। नाग आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए सुपेरे के करीब आ गया। फिर नाग ने उछलकर कालू सुपेरे की बीन पर अपनी दुम मारी। बीन नीचे गिर पड़ी। कालू सुपेरा बड़ा हैरान हुआ क्योंकि यह हरकत आज तक किसी सांप ने नहीं की थी। कालू सुपेरे ने लपक कर नाग को गर्दन से पकड़ लिया। उसका ख्याल था कि उसने नाग को काबू में कर लिया है, मगर यह उसकी भूल थी। बेखबरी में वो नाग को दवाई पिलाकर बेहोश कर सकता था, मगर नाग जब अपनी असली हालत में हो तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नाग अगर चाहता तो कालू सुपेरे को डसकर वहीं हलाक कर देता, मगर वो उसे कत्ल नहीं करना चाहता था
क्योंकि कालू सुपेरे ने नाग को कत्ल करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सिर्फ उसे बेहोश किया था किसी इंसानी लालच की वजह से। नाग उसे सिर्फ एक सबक सिखाना चाहता था। तब नाग ने अपनी जुबान में आसपास के सब सांपों को आवाज दी, मैं अजीम नाग देवता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ आने का हुक्म देता हूँ। नाग देवता का हुक्म मिलते ही इर्द गिर्द मैदान और खेतों में जितने सांप थे सबके सब नाग देवता की तरफ दौड़ पड़े। कालू सुपेरा नाग को पटारी में बंद करने वाला था कि क्या देखता है 50-60 सांप फान उठाए उसकी कोठरी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। कालू सुपेरा तो घबरा गया, उसने नाग को वहीं छोड़ा और भागने लगा, मगर सांपों ने उसका रास्ता रोक लिया और फुंकारे मारने लगे। कालू सुपेरा सहम कर वहीं बैठ गया, हैरान था कि ये क्या माजरा है, इतने सारे सांप कहाँ से आ गए और उसके पास क्यों आ गए। नाग ने सांपों को सांप की जुबान में कहा, कालू सुपेरे को डसना मत, मगर इसको जकड़ दो। नाग देवता का हुक्म पाते ही सारे के सारे सांप कालू सुपेरे पर टूट पड़े। सुपेरा खौफ खाकर कोठरी में घुस गया, सांप भी उसके पीछे पीछे कोठरी में चले गए और कालू सुपेरे के सारे जिस्म पर चढ़ गए। एक सांप उसकी गर्दन में कुंडली डालकर फन उसके मुंह के सामने लहराने लगा। कालू सुपेरा जमीन पर गिरा पड़ा था, हाथ ऊपर को उठे थे और कांपती हुई आवाज में कह रहा था, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मुझे इन सांपों से बचा ले। अब नाग भी सांप की शक्ल में अंदर आ गया और जोर से फुंकार मारी और इंसानी शक्ल में आ गया। कालू सुपेरे ने नाग को फौरन पहचान लिया कि ये तो वही नौजवान है जिसके बारे में गामी ने कहा था कि सांपों से बातें कर लेता है और जिसको बेहोशी की दवाई उन्होंने दी थी और वो मर गया था और कालू सुपेरे और गामी ने मिलकर उसे भट्टे के नीचे दफन कर दिया था। नाग ने कहा, कालू सुपेरे तुमने जरूर मुझे पहचान लिया होगा। कालू सुपेरे ने लरजती हुई आवाज में कहा, हाँ भाई पहचान लिया है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैंने गुनाह किया था, मुझे माफ कर दे। नाग बोला, तुमने तो मुझे कब्र में दफन कर दिया था। कालू सुपेरा कहने लगा, भाई मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो, और फिर मेरी नीयत तुम्हें मारने की नहीं थी। मैंने तुम्हें बेहोश किया था ताकि तुम पर मंत्र फूंक कर तुमसे सांपों की जुबान का पता चला सकूं। नाग मुस्कुराया, और तुम शायद ये नहीं जानते थे कि जिस आदमी से सांपों की जुबान मालूम करना चाहते हो वो खुद नाग देवता है। ये सुनकर कालू सुपेरे की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने रुक रुक कर कहा, तो क्या तुम नाग देवता हो? नाग ने कहा, अगर नाग देवता ना होता तो ये सारे सांप यहाँ कैसे आ सकते थे? कालू सुपेरे ने हाथ बांध लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, अजीम नाग देवता मेरा गुनाह माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। नाग ने सांपों को हुक्म दिया कि वो कालू सुपेरे को छोड़कर जिधर से आए हैं उधर ही चले जाएं। नाग देवता का हुक्म पाते ही सारे के सारे सांप कालू सुपेरे के जिस्म से उतरकर कोठरी से बाहर निकल गए। अब कोठरी में सिर्फ नाग और कालू सुपेरा ही रह गए। कालू सुपेरा तो नाग के पांव में गिर पड़ा और बोला, नाग देवता मैं आज से तुम्हारा गुलाम हूं, मेरे कसूर को मुआफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी ऐसी गुस्ताखी न करता। नाग ने कालू सुपेरे को उठा लिया और कहा, मैंने तुम्हें मुआफ किया, लेकिन तुम्हें दौलत का लालच क्यों है? तुम जमीन के सारे खजाने लेकर क्या करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि जमीन के अंदर दफन किए हुए खजाने जमीन की अमानत हैं, इसलिए उन पर एक न एक जहरीला सांप बैठा उनकी हिफाजत करता है। कालू सुपेरा बोला, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी किसी खजाने की तमन्ना नहीं करूंगा, बस बच्चों को सांपों का तमाशा दिखाकर जो रूखी सूखी मिलेगी उससे गुजारा कर लूंगा। लेकिन नाग देवता तुम यहाँ लाहौर में कैसे आ गए? नाग ने कहा, ये एक लंबी और पुरस्कार कहानी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम मुझे अपनी कोई ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर दूं, मगर ख्वाहिश ऐसी हो कि जिससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचता हो। कालू सुपेरा कुछ सोचकर बोला, नाग देवता मुझे सांपों की जुबान सिखा दो। नाग ने कहा, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, कोई दूसरी ख्वाहिश बताओ। कालू सुपेरा बोला, तो फिर मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मुझ पर दुनिया के किसी भी सांप के जहर का असर न हो सके। नाग ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें मंत्र नहीं बताऊंगा, लेकिन एक खास मंत्र पढ़कर तुम पर फूंक देता हूं, उसके बाद तुम्हें अगर शीशनाग भी डसेगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर नाग ने मंत्र पढ़कर कालू सुपेरे पर फूंका और कहा, अब मैं जाता हूं। कालू सुपेरा बोला, अजीम नाग देवता तुम लाहौर में कहाँ ठहरे हुए हो? नाग मुस्कुराया, ये भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, खुदा हाफिज। ये कहकर नाग ने सांस ऊपर को खींचा और स्याह उकाब की शक्ल इख्तियार कर ली। कालू सुपेरे ने देखा कि नाग एक काले उकाब की शक्ल में उसकी कोठरी से उड़ा और बाहर शाम की सुरमई फिजा में गायब हो गया। नाग वहां से सीधा हिल्टन होटल आ गया। होटल के बाहर ही उसने दोबारा इंसानी शक्ल बदल ली थी। अब उसे ये परेशानी थी कि अंबर मारिया थ्यूसोंग और जूली सोंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। उसके सामने तो अंबर मारिया इस्लामाबाद गए थे और थ्यूसोंग और जूली सोंग कराची गए थे। अब वो सब केटी की तलाश में थे और खुद कहीं गुम हो गए थे। नाग बैठकर गौर करने लगा कि उसे इन दोस्तों का इंतजार करना चाहिए या खुद उनकी तलाश में निकल खड़ा हो। आखिर नाग ने यही फैसला किया कि उसे सबसे पहले अंबर और मारिया को ढूंढने रावलपिंडी जाना चाहिए। चुनाचे उसने रात होटल में गुजारी और सुबह रावलपिंडी रवाना हो गया।
रावलपिंडी से वो इस्लामाबाद गया। दोनों शहरों में से किसी शहर में भी अंबर और मारिया की खुशबू नहीं थी। नाग 2 दिन तक उनकी तलाश करता रहा। जब मायूस हो गया तो वहां से उसने हवाई जहाज पकड़ा और कराची आ गया। उसका ख्याल था कि कराची में उसकी मुलाकात थ्यूसोंग और जूलीसोंग से हो जाएगी, मगर कराची पहुंचकर भी उसे मालूम हुआ कि वो लोग वहां नहीं हैं, क्योंकि शहर की फिजा में उन दोनों में से किसी की भी खुशबू नहीं थी। नाग सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से अंबर, मारिया, थ्यूसोंग और जूलीसोंग दोनों ही गायब थे। वापस लाहौर जाने का कोई फायदा नहीं था। दिन के वक्त नाग इसी सोच विचार में गुम कराची की एक सड़क पर से गुजर रहा था कि उसकी निगाह एक मकान के बाहर लगे हुए बोर्ड पर गई। वहां लिखा था, शाही जादूगर, जो पूछोगे बताऊंगा। नाग समझ गया कि ये कोई नकली जादूगर है और कमजोर इरादों के लोगों को अहमक बनाकर उनसे पैसे बटोरता है। फिर नाग को ख्याल आया कि ऐसे नकली नजूमियों का कभी कभी हिसाब ठीक हो जाता है और वो जायचा बनाकर कम से कम ये जरूर बता देते हैं कि फलां शख्स किस तरफ गया है। नाग शाही जादूगर के दफ्तर में आ गया। ये वही जादूगर था जिसके पास थ्यूसोंग और जूलीसोंग भी आए थे और जिनको जादूगर ने अपने दोस्तों की तलाश में फ्रांस के शहर पेरिस जाने का मशवरा दिया था, और वो कराची से पैदल सफर पर पेरिस की तरफ रवाना हो गए थे। शाही जादूगर सूट बूट पहने मेज पर इंसानी खोपड़ी रखे बैठा अखबार पढ़ रहा था। नाग दफ्तर में आया तो शाही जादूगर ने अखबार एक तरफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा, तशरीफ लाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नाग कुर्सी पर बैठ गया। वो जानता था कि यह झूठा जादूगर है, मगर वो उसे सिर्फ सितारों का हिसाब लगाकर जायचा बनवाना चाहता था, ताकि उसे सिर्फ इतना ही पता चल सके कि उसके साथी दुनिया के किस हिस्से में हैं। नाग ने कहा, मैं अपना जायचा बनवाना चाहता हूँ। जादूगर बोला, बहुत खूब, इसकी 200 रुपये फीस होगी। नाग ने जेब से 100 के 2 नोट निकालकर जादूगर के सामने रख दिए। जादूगर ने कॉपी पेंसिल निकाल ली और उस पर लकीरें खींचकर बोला, आपका नाम क्या है। नाग खूब जानता था कि अगर उसने अपना नाम गलत बताया तो जायचा भी गलत बनेगा और वह थ्यूसोंग वगैरह के बारे में कुछ मालूमात हासिल न कर सकेगा। उसने कहा, नाग। शाही जादूगर ने नाग की तरफ गौर से देखा और कहा, यह तो सांपों का नाम है, आप तो शरीफ आदमी लगते हैं, फिर आपने सांप का नाम क्यों रखा हुआ है। नाग बोला, मेरे माँ बाप ने मेरा यही नाम रखा था, आप जायचा बनाएं। शाही जादूगर ने जायचा बनाना शुरू कर दिया। 10 मिनट तक वो जायचा बनाता रहा। जब जायचा तैयार हो गया तो शाही जादूगर ने पूछा, मिस्टर नाग, आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। मैंने आपका जायचा बना लिया है। नाग बोला, बात यह है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। हम सब लोग मिस्र से इकट्ठे दुनिया के सफर पर निकले थे, मगर पाकिस्तान आकर मेरे दोस्त कहीं गुम हो गए हैं, मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो कहाँ होंगे। क्या वो पाकिस्तान में हैं या किसी दूसरे मुल्क चले गए हैं। बस आप मुझे सिर्फ इतना ही हिसाब लगाकर बता दें, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पूछना। जादूगर नजूमी ने जायचे को देखना शुरू कर दिया। उसने जायचा गलत सलत बनाया था, क्योंकि ये फ्रॉड नजूमी था और इसे जायचा बनाना बिल्कुल नहीं आता था। यूं ही झूठ मूठ तौर पर जायचे को इधर उधर से देखने के बाद बोला, मिस्टर नाग, ये जायचा बता रहा है कि तुम्हारे दोस्त इस वक्त एक सहरा में भूखे प्यासे भटक रहे हैं और अगर उन्हें थोड़ी देर तक पानी ना मिला तो वो सब के सब मर जाएंगे। नाग को अब यकीन हो गया कि ये नकली और झूठा नजूमी है, क्योंकि अंबर, मारिया, थ्यूसोंग और जूलीसोंग को ना तो प्यासी लगती थी और ना उन्हें भूख लग सकती थी और ना वो मर सकते थे। नाग ने कहा, आपका जायचा झूठा है, फिर से जायचा बनाकर देखें। नकली नजूमी को गुस्सा आ गया। उसने जायचे वाली कॉपी मेज पर जोर से मारी और तलखी से कहा, मिस्टर, तुम मुझे जायचे का सबक सिखाने आए हो। मैं 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और बड़े बड़े अफसर मेरे पास आते हैं। तुम किस खेत की मूली हो। नाग को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो इस शख्स ने जायचा गलत बनाया है और फिर ऊपर से धौंस भी जमा रहा है कि मुझसे बड़ा नजूमी कोई नहीं है। मगर नाग अपने गुस्से को पी गया। कहने लगा, जनाब, मैं आपको दूसरी बार जायचा बनाने की 200 रुपये फीस देता हूँ। आप मेहनत से ठीक जायचा बनाएं। नकली नजूमी ने गुस्से से कहा, मुआफ कीजिए, मैं आपके लिए जायचा नहीं बना सकता। आप मेरे दफ्तर से तशरीफ ले जा सकते हैं। नाग को भी गुस्सा आ गया। वो जवाबी कार्रवाई करने ही वाला था कि दफ्तर के पिछले कमरे में से किसी औरत की चीख बुलंद हुई। नकली जादूगर नजूमी घबराकर कमरे की तरफ भागा। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ। दूसरे कमरे से नकली जादूगर नजूमी की बेगम की घबराई हुई आवाज आई, शाजली को सांप ने डस लिया है। हाय, खुदा के लिए उसे अस्पताल ले चलो। मेरे अल्लाह, वो बेहोश हो रही है। उसी दफ्तर के पीछे 2 कमरों में ये नकली जादूगर नजूमी अपनी बीवी और 9 साला बेटी शाजली के साथ रहता था। नकली नजूमी भी घबरा गया। नाग को जब मालूम हुआ कि साथ वाले कमरे में इस नकली नजूमी जादूगर की बेटी को सांप ने डस लिया है, तो वो कुर्सी पर से उठकर साथ वाले कमरे के दरवाजे तक गया और बुलंद आवाज में कहा, बच्ची को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। बच्ची की मां रो रही थी। उसने ये सुना तो जल्दी से दरवाजा खोल दिया और बोली, भाई साहब,
खुदा के लिए मेरी बच्ची को ठीक कर दें, उसे सांप ने डस लिया है। नकली नजूमी भी परेशान और घबराया हुआ वहां खड़ा था। 9 साल प्यारी मासूम बच्ची पलंग पर नीम बेहोश पड़ी थी। उसका रंग मिट्टी की तरह हो गया था। नाग ने जब कहा कि मैं लड़की को ठीक कर सकता हूं, तो नकली नजूमी बोला, अगर तुम्हारे पास सांप के कांटे का कोई मंत्र या दुआ है तो खुदा के लिए मेरी बच्ची की जान बचा दो। नाग बच्ची शाजली के पास पलंग पर बैठ गया। सांप ने बच्ची के पांव पर काटा था। ये सांप उनके मकान के पीछे जो गंदा नाला था वहां से मकान के परनाले के जरिए गुसलखाने में आ गया था। शाजली पांव धो रही थी कि सांप ने पीछे से आकर उसके पांव पर डस दिया। नाग ने शाजली के पांव को गौर से देखा। जहां सांप ने काटा था वहां एक छाला पड़ गया था। जहर आहिस्ता आहिस्ता उसके खून में शामिल हो रहा था। उसकी जिंदगी को इसलिए खतरा था कि लड़की को मालूम था कि उसे सांप ने काटा है और वो नफ्सियाती तौर पर मौत को कबूल कर चुकी थी। नाग देर नहीं करना चाहता था कि कहीं वाकई लड़की खौफ और दहशत की वजह से मौत को गले न लगा ले। उसने आंखें बंद करके उस सांप को आवाज दी और सांपों की जुबान में कहा, जिस सांप ने इस मकान में लड़की को डसा है वो जहां भी है फौरन हाजिर हो, मैं नाग देवता हूं। नाग को मालूम था कि सांप आसपास ही कहीं होगा और ऐसा ही था। शाजली को डसने के बाद नाग उसी मकान की कोठरी में छुपा हुआ था। उसको नाग देवता की खुशबू पहले ही आ गई थी और वह हैरान था कि इस शहर में नाग देवता कहां से आ गया कि उसे नाग देवता की आवाज सुनाई दी। सांप फौरन कोठरी से निकलकर नाग की तरफ बढ़ा। कमरे में शाजली की मां और नकली नजूमी बाप परेशान और घबराए हुए अपनी बेटी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सांप पिछली कोठरी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। शाजली की मां ने चीख मारकर कहा, सांप फिर आ गया, सांप फिर आ गया। नाग ने हाथ उठाकर कहा, पीछे हट जाओ, सांप को कुछ ना कहना, मैंने ही इसे मंत्र पढ़कर बुलाया है। नकली नजूमी जादूगर और उसकी बीवी पीछे हटकर पलंग पर बैठ गए। उनकी आंखों से खौफ टपक रहा था। शाजली की मां ने कहा, भाई साहब, ये मेरी बच्ची को फिर ना काट ले। नाग ने कहा, बहन जी, आप खुदा के लिए खामोश रहें और मुझे बच्ची की जान बचाने दीजिए। सांप ने अपने सामने नाग देवता को देखा तो अपना सर फरज पर रख दिया। अजीम नाग देवता को मेरा सलाम। नाग ने सांपों की खामोश जुबान में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस लड़की को तुमने डस दिया जबकि वो पांव धो रही थी। फौरन अपना सारा जहर इस लड़की के जिस्म से वापस चूस लो। सांप ने आगे बढ़कर शाजली के पांव पर उस जगह मुंह लगा दिया जहां उसने काटा था। 1 मिनट से भी कम वक्त में सांप ने शाजली के जिस्म से अपना जहर वापस ले लिया। शाजली ने आंखें खोल दी। नाग ने सांप से कहा, अब यहां से दफा हो जाओ और खबरदार अब कभी शहर का रुख ना करना। सांप सलाम करके सहमा हुआ वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद नाग ने शाजली के माथे पर हाथ रखा और उसकी मां से कहा, इसे गर्म दूध पिलाएं। शाजली का बाप नकली नजूमी तो हैरान परेशान था कि ये किस किस्म का नौजवान है कि सांप से सारा जहर वापस करा लिया। नाग ने कहा, यह वही सांप था जिसने आपकी बेटी को डसा था। मेरे पास एक मंत्र है जिसकी मदद से मैंने उस सांप को बुलाया और हुक्म दिया कि बच्ची के जिस्म में से अपना जहर वापस ले ले। अब आपकी बच्ची बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। नकली नजूमी ने तो नाग के पांव पकड़ लिया और बोला, मेरे भाई, मैं तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे घर को तबाह होने से बचा लिया। नाग बोला, यह मेरा इंसानी फर्ज था। शाजली की मां गर्म दूध ले आई और शाजली को पिलाने लगी। नाग वहां से उठकर दफ्तर के कमरे में आ गया। नकली जादूगर भी पीछे पीछे चला आया। कहने लगा, मैं क्या खिदमत करूं मिस्टर नाग? अब मालूम हुआ कि तुम्हारा नाम नाग क्यों रखा गया था। तुमने तो कमाल कर दिखाया। मैं खुशकिस्मत हूं कि इस वक्त तुम मेरे पास बैठे थे, वरना मेरी बच्ची की जान चली जाती। मगर ये मंत्र मुझे नहीं बताओगे? नाग ने कहा, नहीं, ये मंत्र किसी को बताने की मुझे इजाजत नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूं। जरा ठहरो मिस्टर नाग। नाग रुक गया। अब क्या बात है? उसने पूछा। नकली नजूमी ने दोबारा जायचा बनाया और बोला, मैं एक बार फिर तुम्हारे दोस्तों के बारे में सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। तुम बैठो। नाग बैठना नहीं चाहता था मगर उसका दिल रखने की खातिर बैठ गया। नकली नजूमी दूसरी बार जायचा बनाकर उसे गौर से देखते हुए बोला, जायचा बता रहा है कि तुम्हारे दोस्तों में 2 औरतें भी हैं। नाग कुछ चौंका, समझ गया कि जायचा ठीक बन गया है। जल्दी से बोला, हाँ, 2 औरतें भी हैं, 2 मर्द हैं। नकली नजूमी बराबर जायचे को देखे जा रहा था। फिर मुस्कुरा कर बोला, जायचा बता रहा है कि उनमें से एक मर्द और एक औरत इस शहर कराची में कुछ रोज पहले मौजूद थे। अब कहाँ है वो, ये देखकर बताएं। नाग ने जल्दी से कहा। नकली नजूमी की आंखें अभी तक जायचे पर जमी हुई थीं। मुस्कुरा कर बोला, हैरानी की बात है, जायचा कह रहा है तुम्हारे ये दोस्त मेरे दफ्तर में भी आए थे। नाग नकली नजूमी को तकने लगा। नकली नजूमी बोला, वो तो 4-6 रोज पहले मेरे पास आए थे। नाग तो अपनी जगह सोचल पड़ा। उसने जल्दी से पूछा, क्या आपको मालूम है वो कहाँ होंगे इस वक्त? नजूमी कहने लगा, वो भी तुम्हारी तलाश में थे और वो तो 4-5 रोज हुए तुम्हें ढूंढने फ्रांस के शहर पेरिस चले गए हैं।
नकली नजूमी ने नाग को ये ना बताया कि उसने उनको फ्रांस भेजा है। नाग मायूस हो गया। नजूमी कहने लगा, घबराओ नहीं मिस्टर नाग, वो मुझे बता गए थे कि वो पेरिस में कहाँ ठहरेंगे। नाग ने पूछा, वो कौन सी जगह है मुझे बताएं, मैं किसी न किसी तरह उनके पास पहुंच जाऊंगा। नकली नजूमी ने नाग को बताया कि उसके दोस्त पेरिस के सबसे बुलंद मीनार के पास एक ऐसे होटल में ठहरेंगे जिसकी खिड़कियां पीछे दरिया की तरफ खुलती हैं। नाग ने नजूमी से हाथ मिला और तेजी से उठकर सीढ़ियां उतरकर नीचे सड़क पर आ गया। अंबर मारिया का तो उसे सुराग नहीं मिला था, मगर थ्यूसोंग और जूलीसोंग का उसे पता चल गया था। चुनाचे नाग सबसे पहले थ्यूसोंग और जूलीसोंग के पास जाना चाहता था। नाग को इतना मालूम हो गया था कि थ्यूसोंग और जूलीसोंग बगैर पासपोर्ट वीजा के ना तो पाकिस्तान से बाहर निकल सकती हैं और ना फ्रांस में दाखिल हो सकती हैं। इसलिए वो कुदरती तौर पर पैदल ही फ्रांस के मुल्क की तरफ गए होंगे और पैदल सफर का रास्ता कराची से बलोचिस्तान, फिर ईरान, फिर मिस्र से होकर यूरोप की तरफ जाता था। नाग ने भी उसी रास्ते से सफर करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उसका ख्याल था कि हो सकता है अभी थ्यूसोंग और जूलीसोंग रास्ते में ही हों और वो उन्हें रास्ते में ही मिल ले। नाग सड़क पर चलता हुआ सीधा समुद्र के किनारे आ गया, जहां से शुमाल मगरिब की तरफ बलोचिस्तान सूबे का साहिल था। उस वक्त दिन की रोशनी फैली हुई थी। नाग एक वीरान और अकेली जगह पर आ गया। उसने सांस अंदर को खींचा और स्याह छोटे उकाब की शक्ल बदली और हवा में उड़ान भरकर फिजा में बुलंद होता गया। समुंदर के ऊपर एक खास बुलंदी पर आकर नाग ने ईरान की तरफ परवाज शुरू कर दी। वो काफी तेज रफ्तारी से उड़ रहा था।